प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन आरंभ किया था। इसके अंतर्गत हमने सहकारिता का अर्थ पढ़ा, सहकारिता की परिभाषाएं पढ़ी, हमने सहकारिता की विशेषताएं, सहकारिता के उद्देश्य, सहकारिता के लाभ, सहकारिता के सिद्धांतों का अध्ययन किया। आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम सहकारिता के अन्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने सहकारिता के पिछले ई लेक्चर में हमने सहकारिता के आधुनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया था। आज की ई लेक्चर में हम सहकारिता के कुछ और सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सहकारिता के अन्य सिद्धांत और पहला सिद्धांत यहाँ पे आएगा, पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता। विद्यार्थी, सहकारिता का उद्देश्य है प्रत्येक सब के लिए व सब प्रत्येक के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि सहकारी समिति अपने सदस्यों की सहायता करे व सदस्य सहकारी समिति। इस प्रकार इसी तरह एक दूसरे की सहायता करने से स्वयं की सहायता भी होती है। सहकारिता विद्यार्थियों दुर्बल व निर्धन व्यक्तियों का आंदोलन है। निर्धन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि वो अपना व्यक्तिगत हित सुरक्षित रखने में भी असफल रहते हैं। इसलिए वे व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो एक दूसरे की सहायता के लिए कार्य करे। प्रोफेसर DG कर्वे इस संबंध में कहते हैं कि आत्म सहायता व पारस्परिक सहायता सहकारिता की सार वस्तु है। इसके अभाव में वास्तविक सहकारिता उदय नहीं होती है। यानी प्रोफेसर DG कर्वे कहते हैं इस संबंध में कि आत्म सहायता व पारस्परिक सहायता सहकारिता का सार वस्तु है। इसके अभाव में वास्तविक सहकारिता उदय नहीं होती है। अगला सिद्धांत है विद्यार्थियों, नकद व्यापार। विद्यार्थियों, नकद व्यापार का जो सिद्धांत है, इसको रॉकडेल अग्रगामियों ने सहकारिता का एक आवश्यक सिद्धांत माना। इन्होंने इसे अपनाया था। उनका मानना था कि सहकारी संगठनों को पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में उधार विक्रय करना पड़ता है, जिससे प्रथम तो साधनों की कमी होगी, दूसरा डूबत ऋणों की भी अधिकता बढ़ जाएगी। उनका मानना था कि यदि सहकारी समिति नकद व्यापार नहीं करेगी तो साधनों की कमी होगी, दूसरा डूबत ऋणों की भी संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने इससे बचने के लिए नकद व्यापार के सिद्धांत को अपनाया, क्योंकि ऋणग्रस्तता वास्तव में बुरी है। नकद विक्रय से यह लाभ भी होगा कि सदस्यों में मितव्ययता की आदत विकसित होगी और उधार माल नहीं मिलने के कारण सदस्य अपनी आवश्यकताओं को भी सीमित रखेंगे। यह सिद्धांत रॉकडेल के अग्रगामियों ने अपनाया। तीसरा सिद्धांत यहां पे आता है, मितव्ययता व कार्यकुशलता का सिद्धांत। मितव्ययता व कार्यकुशलता का सिद्धांत। सहकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक कार्य कुशलता व मितव्ययतापूर्ण करना होता है। यानी इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही संस्था अपने न्यूनतम साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। यानी सहकारी संगठन, सहकारी संस्था ये प्रयास करती है कि वो पूर्णतः मितव्ययता व कार्य कुशलता रखे। जब तक सदस्य इस सिद्धांत के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक वे अपने साधनों में वृद्धि नहीं कर पाएंगे और ना ही भविष्य में आने वाली बाधाओं से छुटकारा पाएंगे। यानी मितव्ययता का यहां आशय यह है कि कार्य को इस प्रकार संपन्न किया जाए जिससे कम से कम खर्च आए व अनावश्यक व्ययों से बचा जा सके। इसलिए सहकारिता में का सिद्धांत यह है मितव्ययता व कार्यकुशलता का सिद्धांत। क्योंकि जो व्यक्ति
मितव्ययता से नहीं चलता है वह न अपनी सहायता कर सकता है न दूसरों की। इसलिए सहकारिता का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक कार्य मितव्ययता व कार्य कुशलता से किया। चौथा है सेवा का सिद्धांत। विद्यार्थियों, चौथा सिद्धांत यहाँ पे सेवा का सिद्धांत है। सेवा भावना ही सहकारी आंदोलन की मूल मंत्र है। ये भावना समिति के प्रत्येक सदस्य में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। समिति के समस्त कार्य लाभ प्राप्ति के लिए नहीं वरन सेवा भावना के उद्देश्य से किए जाते हैं। यहाँ पे इस सेवा भावना के अंतर्गत दो उद्देश्यों को हम विशेष महत्व देते हैं। पहला, मूल्यों में कमी लाना तथा दूसरा, उत्पादन व्यय को कम करना। इसके संबंध में तालमेकी कहते हैं कि सहकारिता केवल मात्र व्यापार नहीं है अपितु व्यापार के साथ साथ सेवा भाव का संयुक्तिकरण है जो कि वफादारी, भ्रातृभाव तथा सामूहिक भाव जागृत करती है। सहकारी संस्थाएं सेवा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भी लाभ प्राप्त करती हैं। यदि सेवा के फलस्वरूप लाभ भी प्राप्त होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगला सिद्धांत है एकता व बंधुत्व का सिद्धांत। ये विद्यार्थियों सहकारिता के अन्य सिद्धांत हैं। पहले हमने पढ़ा पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता, दूसरा नकद व्यापार, तीसरा मितव्ययता व कार्यकुशलता का सिद्धांत, चौथा सेवा का सिद्धांत, पांचवा एकता व बंधुत्व का सिद्धांत। एकता व बंधुत्व का सिद्धांत। एकता व बंधुत्व का सिद्धांत विद्यार्थियों सहकारिता परस्पर एकता व सहयोग की भावना पर ही आधारित है। यहाँ पे एक जापानी विद्वान ने कहा है कि इसे बंधुत्व के अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। एक जापानी विद्वान ने इसे बंधुत्व के अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। सहकारिता दुर्बल व कमजोर व्यक्तियों को जीवित रखने का एक ऐसा साधन है जो एक दूसरे की सहायता करते हुए अपना हित साधन करते हैं। यानी सहकारिता परस्पर एकता व सहयोग की भावना पर ही आधारित है, इसलिए सहकारिता का सिद्धांत हमने कहा एकता व बंधुत्व का सिद्धांत। अगला है न्याय व समानता का सिद्धांत। न्याय व समानता का सिद्धांत। न्याय व समानता, शोषण व अन्याय के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना ही सहकारिता का मूल उद्देश्य रहा है। सहकारी संस्थाओं में प्राप्त लाभ को सभी सदस्यों में समानता के आधार पर बांटा जाता है। सहकारी संस्था में प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होता है, बराबर का मत देने का अधिकार होता है। वहां लिंग, वर्ण, जाति, भाषा व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यानी सहकारिता के सिद्धांत यहाँ पे न्याय हुआ व समानता हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होता है। जो लाभ का वितरण है वो भी समानता के आधार पर किया जाता है। यानी सहकारिता में न्याय व समानता रखी जाती है। सातवां सिद्धांत प्रचार का सिद्धांत। सातवां सिद्धांत यहाँ पे हो गया प्रचार का सिद्धांत। तो विद्यार्थियों, सहकारिता के कार्यकलापों को सहकारी संस्था को जन सामान्य सहकारी संस्था को सहकारिता के कार्यकलापों का प्रचार करना भी आवश्यक है। यानी संस्था के कार्य व्यवसाय का तथा कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। सर एफ निकोलसन कहते हैं कि प्रत्येक यूरोपीय देश में प्रचार पहली आवश्यकता है। प्रत्येक तथ्य जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को उधार दिए गए धन की सूची, साक्ष्यों के नाम तथा धन के भुगतान का विवरण आदि सभी तथ्य देखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी प्रत्येक सदस्य को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि
उधार दिए गए धन की सूची वो देख सके, साक्षियों के नाम तथा धन के भुगतान का विवरण। सभी सदस्यों को हिसाब किताब की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा थोड़े थोड़े समय बाद साधारण सभाएं आमंत्रित की जानी चाहिए, जिससे समिति के हिसाब किताब, कार्य तथा नीति पर विस्तार से विचार विमर्श हो सके। सहकारिता के कार्यकलापों की जानकारी जन सामान्य को होना भी अति आवश्यक है, यानी ताकि सहकारी आंदोलन जन सामान्य का आंदोलन बन सके। यानी यहां पे प्रचार का सिद्धांत है कि सहकारिता की संस्था व व्यवसाय तथा कार्यों तथा उसके कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो तथा सभी जो सहकारिता के सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को उधार दिए गए धन की सूची, साक्षियों के नाम तथा धन के भुगतान का विवरण देखने की स्वतंत्रता हो। अवैतनिक सेवा का सिद्धांत, 8वां सिद्धांत, अवैतनिक सेवा का सिद्धांत। अवैतनिक सेवा, तो विद्यार्थियों यहां पे सहकारी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उन्होंने अवैतनिक सेवा के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि सहकारी समिति के संचालक बिना वेतन के सेवा भाव से समिति का कार्य करें। प्रारंभ में समितियों का आकार छोटा था तथा वे आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अधिक वेतन पर प्रशिक्षित व योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने में असमर्थ थी। इस कारण उन्हें अवैतनिक कर्मचारियों की ही सेवा लेनी पड़ती थी। उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें सेवा भावना मौजूद थी और उन्हें बगैर वेतन के कार्य करने को तैयार थे। इस प्रकार उस समय इस सिद्धांत को मान्यता दी गई कि सहकारी समिति के संचालक बिना वेतन के व सेवा भाव के कार्य से कार्य करें। अब विद्यार्थियों, हमने सहकारिता के सिद्धांत देखे। सहकारिता का नवा सिद्धांत हम यहां देखेंगे, वो है राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता का सिद्धांत। राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता, इसका मतलब यह है कि सहकारी आंदोलन सहकारी समिति की स्थापना करते समय उसे राजनीतिक व धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सहकारी आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक आंदोलन है। राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता का अर्थ है कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाले लोग तथा किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति यदि सहकारिता के विचारों से सहमत है तो वो धार्मिक व राजनीतिक आधार पर उन्हें सदस्यता से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी सहकारिता की सदस्यता का आधार धार्मिक या राजनीतिक नहीं होगा। इस सिद्धांत का पालन सभी सहकारी समितियां 3 प्रकार से करती हैं। पहला, समिति अपने सदस्यों को सदस्यता प्रदान करती हैं, चाहे उनके धार्मिक या राजनीतिक विचार कुछ भी हों। दूसरा, किसी भी राजनीतिक व धार्मिक समूह तथा वर्ग के प्रति विशेष लगाव नहीं रखा जाता। दूसरा, जहां तक संभव हो राज्य से अलग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास समिति करती है। यानी यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता। अगला है संघात्मक संगठन। अगला सिद्धांत है संघात्मक संगठन। संघात्मक संगठन, तो विद्यार्थियों, संघात्मक संगठन के अंतर्गत यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि संघात्मक संगठन
एक सिद्धांत का दर्जा नहीं दिया जाता जनरली संघात्मक संगठन को, लेकिन सहकारी संस्थाओं का जो संगठन होता है वो संघात्मक ढांचे से ही होता है। क्योंकि पहले जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो देश के सहकारी आंदोलन का संचालन करती है, राज्य स्तर पर हम जैसे देखें सहकारी साख संस्थाओं को देखें तो राज्य स्तर पर राज्य के स्तर पर एक शीर्ष बैंक होता है, राज्य स्तर पर एक शीर्ष बैंक तथा जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। तो यहाँ पे एक संघात्मक ढांचा होता है, यानी सहकारी संस्थाओं का जो संगठन है वो संघात्मक ढांचे को फॉलो करता है। ग्रामीण स्तर पर हम देखेंगे सबसे नीचे एक प्राथमिक सहकारी समिति होती है, उसके ऊपर जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, उसके ऊपर राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी एक शीर्ष संस्था होती है। तो सहकारिता का जो संगठन है वो संघात्मक ढांचे के ऊपर आधारित है। अगला हम यहां ले सकते हैं 11वां, ईमानदारी से व्यापार का सिद्धांत। यहां पे विद्यार्थियों सहकारिता में ईमानदारी से व्यापार करने पर बल दिया गया है। सहकारी इस संबंध में एक ब्रिटिश सहकार एर्नॉल्ड बोनर ने ईमानदारी से व्यापार को सहकारिता के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल दिया। एक निजी व्यवसायी लाभ अर्जन के उद्देश्य से बेईमानी कर सकता है, लेकिन सहकारिता अनावश्यक मध्यस्थों को हटाकर उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर अच्छी श्रेणी की वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। अगला सिद्धांत सामाजिक स्वामित्व का सिद्धांत। सामाजिक स्वामित्व तो विद्यार्थियों सामाजिक स्वामित्व एक सहकारी समिति में सभी सदस्यों का समान अधिकार व स्वामित्व होता है। इसकी संपत्तियों पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। वास्तविक अर्थ में यह सामाजिक स्वामित्व वाली संस्था है, यानी सहकारी समिति एक सामाजिक स्वामित्व वाली संस्था है। सामाजिक स्वामित्व का तात्पर्य यह नहीं है कि सदस्यता प्राप्त किए बिना ही कोई व्यक्ति इस पर स्वामित्व जताने लगे। इसका अर्थ है कि इसकी सदस्यता प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति इसके संयुक्त स्वामित्व में सम्मिलित होता है। यह संस्था संयुक्त स्वामित्व के अंतर्गत ही कार्य करती है, जैसे कि इसका स्वामित्व। इसलिए सहकारी संगठन, सहकारी संस्था एक सामाजिक स्वामित्व वाली संस्था होती है वास्तविक अर्थ में। लेकिन इसका अर्थ हम ये नहीं समझ सकते कि बिना सदस्यता प्राप्त किए ही कोई इसके स्वामित्व में इसका स्वामित्व जता सके, यानी इसके स्वामित्व यानी सहकारिता में सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, उसके बाद ही कोई व्यक्ति इसके संयुक्त स्वामित्व में सम्मिलित हो सकता है। 13वां सिद्धांत है यहाँ पे राज्य संरक्षण का सिद्धांत। राज्य संरक्षण का सिद्धांत सहकारी व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित है। सहकारी संस्थाएं वैसे तो एक स्वतंत्र संगठन होती हैं, सदस्य आपस में मिलकर इसका गठन करते हैं और इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्य के सहयोग के बिना सहकारी संस्थाएं सुदृढ़ता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती, अच्छे से कार्य नहीं कर सकती हैं, ये देखा गया है। इसलिए सरकार इन्हें संरक्षण भी देती है। और अगर हम लेकिन इसका उद्देश्य समितियों को स्वावलंबी बनाना होना चाहिए। अतः राज्य सहायता अस्थायी व अल्पकालीन होनी चाहिए। राज्य को इसकी क्रियाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन राज्य को सहकारिता को संरक्षण राज्य को देना चाहिए। सहकारिता को संरक्षण जरूर देना चाहिए, लेकिन
इसे अस्थायी व अल्पकालीन सहायता देनी चाहिए। इसकी क्रियाओं में अनावश्यक राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 14वां है सुदृढ़ता का सिद्धांत। यहां पे सहकारी समितियों में सुदृढ़ता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, सहकारी समितियों में सुदृढ़ता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। ये देखा गया है कि स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही समिति की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वह राज्य सहायता पर निर्भर हो जाती है। यदि राज्य सहायता ना मिले तो समिति को बंद करना पड़ता है। इसे सहकारी आंदोलन के प्रति जन विश्वास में कमी आती है और इसके विकास में सबसे बड़ी बाधा यह है। अतः समिति को सबसे पहले आर्थिक सुदृढ़ता यानी आर्थिक सुदृढ़ता पर ध्यान देना चाहिए। कमजोर समितियों को मिलाकर एक सुदृढ़ इकाई का गठन किया जाना चाहिए ताकि वो पर्याप्त लाभ अर्जित कर सके। यानी यहाँ पे ये कह सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, आर्थिक सुदृढ़ता यानी सहकारी समिति को आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त करनी चाहिए और राज्य सहायता पर निर्भरता कम करनी चाहिए। 15वां है प्रशिक्षण का सिद्धांत। प्रशिक्षण का सिद्धांत प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण को भी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि किसी भी संगठन की सफलता उसके प्रबंधक की कुशलता पर निर्भर करती है। यानी यदि प्रबंधक प्रशिक्षित व कुशल होगा तो संस्था प्रगति करेगी। तो इसलिए सहकारी संस्थाओं की असफलता का मुख्य कारण कुशल व प्रशिक्षित अधिकारियों का अभाव रहा है। इसलिए सहकारी आंदोलन को सफल बनाने के लिए सहकारी संस्था के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को उसके कार्यक्षेत्र का पृथक पृथक प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। हाल ही के वर्षों में सहकारी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया।